एक महत्वपूर्ण लेक्चर। आज के इस अवसर पर हमारे बीच अपने महनीय भाव, अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए हमसे जुड़ चुकी हैं आदरणीय तनुश्री पिटालवर मैम, सर्टिफाइड पेल्विक फ्लोर रिहैब स्पेशलिस्ट, कान्हा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटीसीआरसी लखनऊ, श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, गार्गी खरे मैम, पीएनडो सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना मानसिक आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली। एवं कार्यक्रम में हमें आशीर्वचन देने हेतु हमसे जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। कार्यक्रम अपनी बेहतरी की तरफ, अपनी विद्वत्ता की तरफ बढ़े, इसे हेतु हम कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया अगर भाग बढ़ाते हुए सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर को सादर आमंत्रित करते हैं। सर आप आए और आज के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपना आशीर्वचन प्रदान करके एक महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज को पूर्ण करने की तरफ हमें करें। आदरणीय रमेश पांडे सर। आदरणीय निदेशक सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आदरणीय निदेशक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? नागेश सर, अभी डायरेक्टर सर हमारे बीच नहीं जुड़े हैं। जी धन्यवाद तकनीकी टीम। मैं श्री जी शंकर गणेश सर को सादर आमंत्रित करता हूं, सर आप आए और विषयक अपने महत्वपूर्ण भाव हमारे बीच रखें। श्री जी शंकर गणेश सर, प्रशासनिक अधिकारी सीआरसी लखनऊ। Thank you, Nagesh sir. As you know, the CRC Lucknow has been conducting CREs and webinars through this period. जब से कोविड हुआ था तब से लेके आज तक हम लोग काफी सारे प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक्चुअली विमेंस हेल्थ को अपना हाथ में लिए थे। विमेंस हेल्थ और स्पेशली पेल्विक हेल्थ ऐसे एक इश्यूज है वो यूजुअली पब्लिक फोरम में डिस्कशन नहीं होता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कॉमन पीपल। तो हमारे यहाँ पे काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं हु इज इन डायर नीड ऑफ सम पेल्विक हेल्थ अवेयरनेस। एंड हम लोग को ये भी पता है कि मतलब काफी सारे वुमेन को ये पेल्विक हेल्थ इश्यूज रहते हैं। एंड यूजुअली ये प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि उनका दर्द होता है एंड जब खांसने से उनका यूरिन का लीकेज हो सकता है। एंड कभी कभी उन लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स भी हो जाता है। ये उनको काफी एम्बैरेसमेंट प्रोड्यूस करता है, दर्द प्रोड्यूस करता है एंड वो लोग डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटीज को भी वो अफेक्ट करता है। और हमेशा लोगों को लगता है जो उम्र के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं, सो इसके लिए कोई असल से कोई कंसल्टेशन लेने का जरूरत नहीं करके काफी लोग सोचते हैं, पर चीजें वैसे नहीं है। ये कॉमन डिसऑर्डर तो है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बंदा उसको पूरा अपना जिंदगी भर झेले। एंड मैक्सिमम टाइम क्या होता है औरत लोग इसको केयर करने के लिए नहीं जाते हैं एंड स्पेशली इवन जब केयर करने जाते हैं इट डजंट गेट रेफर टू अ स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट और अ पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि उनका सूचना कम रहता है। और कभी कभी लोग शर्मिंदा भी कर देते हैं कि एक्चुअली ये चीज को डिस्कस करने के लिए लायक है नहीं। और ये तो पता है कि हम लोग ये जो पेल्विक फ्लोर है ये अब्डोमेन और हिप के बीच में जो एरिया है उसको बोला जाता है पेल्विक फ्लोर। एंड उसका काफी फंक्शंस है, स्पेशली वो यूरिनरी फंक्शंस, बॉल फंक्शंस और अपना प्रेगनेंसी और डिलीवरी को कंट्रोल करता है। और उसके अंदर काफी सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, जैसे ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए एंड मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और हमारा बीच में ये सब इश्यूज के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर तनुश्री पितालवर। एंड पेल्विक फ्लोर और बाकी जो हेल्थ प्रोफेशंस के बीच में यही डिफरेंस है, उनका जांच और डायग्नोसिस और इंटरवेंशन अलग होते हैं। तो मैं काफी समय नहीं लूंगा एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर टू इंट्रोड्यूस द सेशन एंड टू स्टार्ट द सेशन with his blessings, please.
हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? गणेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है सर, आ रहा है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी रिसोर्स पर्सन तनुश्री पाटिलवार जी, जो कि कान्हा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर में रिहैब स्पेशलिस्ट है। आज के हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स गणेश जी, संतोष जी, अमित जी और गार्गी, आप सभी के इस ज्वाइंट एफर्ट से ये जो आप लोगों ने आज का टॉपिक चुना है वुमेन्स पेल्विक हेल्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम सबको, हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे जो रेगुलर ओपीडी पेशेंट्स, उन सब के बीच डिस्कस किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने रिसोर्स पर्सन का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं पूरे देश से उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय चुना है इस प्रोग्राम के लिए। ये विषय बहुत ही अंडररेटेड रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लोगों को लोग इसे एजिंग से जोड़ते हैं, लोगों को शर्म आती है, लोगों में झिझक होती है इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए, और स्पेशलिस्ट के पास खासकर लोगों को जाने में कठिनाई महसूस होती है, शर्मिंदगी होती है। इसलिए कैसे एक स्पेशलिस्ट इसको टाइमली इसमें इंटरवीन कर सकता है, इंटरवीन करके कैसे एप्रोप्रिएट सजेशन दे सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका रिहैब हो सकता है, इन विषयों पे बात करने के लिए आज की हमारी रिसोर्स पर्सन जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो आज आप सब लोगों के बीच है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर तनुश्री जी आज इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगी, जो आगे चल के हम लोग खुद भी सीखेंगे और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो हमारे हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे जो लोग आते हैं, या जो भी कम्युनिटी सोसाइटी के लोग हैं, उनमें इस विषय को लेकर अवेयरनेस फैलाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस विषय पे आज आप लोगों ने वेबिनार रखा है, क्योंकि अपने आप में ही ये एक ऐसा विषय है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने से बचते हैं, खासकर भारत में। हमारे देश में ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आज इस पटल पे लाने के लिए मैं सारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे रिसोर्स पर्सन और सभी पार्टिसिपेंट जो लोग मिलके, सब लोग मिलके जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सबको इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। और मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं भी प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूं। सबके प्रति आभार, इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आज की रिसोर्स पर्सन तनुश्री पिटालकर मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और आज के विषय पर अपने महत्वपूर्ण भाव हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय तनुश्री पिटालकर मैम। आप सभी को मेरा आभार, नमस्कार, एंड वेरी वेरी थैंक यू टू द डायरेक्टर Dr. Ramesh Pandey sir, Dr. Meena Kumari Sharma ma'am, and the program coordinators, Dr. Ganesh sir, and all the coordinators. Especially, I would like to present my thanks to Dr. Ganesh sir, who have been our teacher also in Nirtar, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया सर ने इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए। तो not without wasting much time, we'll start the topic. So today's topic is women's pelvic health and its rehab. जैसे आपको गणेश सर ने और हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया है कि इट इज द वेरी कॉमनली अनडिस्कस्ड टॉपिक बाय द वुमेन्स एंड वुमेन आर द साइलेंट सफरर्स। तो हम इसे साइलेंट सफरर क्यों बोल रहे हैं वुमेन को? बिकॉज इन द रिसर्च इट हैज बीन फाइंड दैट कम से कम 50 से 60% फीमेल्स पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन से ग्रसित हैं। मतलब दे आर जस्ट हैविंग पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शंस 50 to 60% more than men.
और इसमें देखा गया है कि बिकॉज ऑफ दिस डिसफंक्शंस, बिकॉज ऑफ ये सारी प्रॉब्लम और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उसके कारण उनका वर्क एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट एंड द सोशल स्टिग्मा, ये सारा चीज उनपे बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने आज चूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वुमेन्स पेल्विक हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना है कि व्हाट इज एक्चुअली द पेल्विक फ्लोर मसल्स। सो टू बी वेरी मतलब इसको बिल्कुल शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ये पेल्विस का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए समझना। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, so whatever which we are seeing, this red portion is the pelvic floor muscle. So how the pelvic floor muscles are formed? So anteriorly यहाँ पे pubic symphysis है. Then when we go down, there are left and right ischial tuberosity, right and left, and posteriorly it is made up of coccyx. तो ये सारा anterior to posterior, all this red colored muscle is the pelvic floor muscle. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं the pelvic floor muscles are only the muscles and none of the bone is supporting the base of the pelvis, है ना? वो सिर्फ anteriorly, posteriorly and by two ischial tuberosities they are supported, लेकिन ये muscle as a whole is supporting the organs inside it. अब हम देख सकते हैं pelvic floor के अंदर the organs, है ना? So what is this? Anterior to posterior there is bladder, urethra. Behind bladder there is vagina. The uterus is superior to, this is uterus. It is superior to the bladder. And posteriorly there is rectum and anal canal. So when we see here anteriorly, there are three external openings: urethral opening, vaginal opening, and the anal opening. These three are the external openings of the pelvic floor muscles. So हमें इससे क्या समझना है? First we have to know the action of pelvic floor muscles, कि ये क्या action करती है. So any dysfunction of pelvic floor muscle is not only related to these muscles attached to it, but any dysfunctions in the bladder, uterus, और जितने भी organs में कोई dysfunction होंगे तो it will definitely affect the pelvic floor of a woman. So now I have to tell that what are the pelvic floor muscles actually. The levator ani is the major pelvic floor muscle. ये पूरी muscle जो है वो levator ani है. It is made up of three muscular bands. First is puborectalis जो vaginal के बिल्कुल बाजू में है, iliorectalis and coccygeus muscle. This blue portion is known as the coccygeal muscle. So now we will understand कि pelvic floor muscles का action क्या है. These are the slow twitch fibers. तो slow twitch fibers से आपका क्या मतलब होता है कि कोई भी fast acting movement में ये muscle ज्यादा respond नहीं करती है. Only the fast acting movement like sexual activity, pregnancy, labor pain, and during labor pain ये muscle fastly act करती है. But बाकी के सारे time 70% of the time these muscles are stagnant. Stagnant in the sense they maintain a tone. They are the postural muscles. तो स्लो ट्विच फाइबर्स का ये मतलब होता है कि उनको एक प्रॉपर टोन मेंटेन करके रखना होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स को टू सपोर्ट ऑल द ऑर्गन्स फ्रॉम अबव, है ना. एंड दे आर फटीग रेजिस्टेंस. दे कैन बेयर द फटीग एंड दे कैन स्ट्रेच देमसेल्व्स टू द मैक्सिमम. मतलब वो 1.5 से 3 गुना ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं द पेल्विक फ्लोर मसल्स. इट हैज द कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेचिंग 1.5 to 3 times of its original length. So we can also see the pelvic floor muscles are only the transverse muscles which are bearing the load in the body. बाकी सारी muscle group longitudinally we find which are the weight bearing muscle, but the pelvic floor muscles are the transverse load bearing muscle. So first we will understand ki what is the role of pelvic floor muscle. In females, it gives supports and gives tone to the vaginal wall. It gives supports to the organs against the gravity.
इट इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया अभी जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर डायफ्राम है, सो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेल्विक फ्लोर मसल ट्राई टू एक्सपैंड इटसेल्फ, है ना। कभी अगर मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी अभी, दैट इफ आई आस्क एवरीवन टू कफ आउट, ठीक है, इफ आई आस्क एवरीवन टू कफ आउट, एवरीवन just try with me, try to cough out. What you do with your abdominals and the pelvic floor muscles? So according to research and according to the surveys, it has been found that actually breathing के साथ कैसे abdominal muscles को और pelvic floor muscles को coordinate करना है ये किसी को पता ही नहीं है। हमारे नॉर्मल पोस्चरल इसमें भी हमें ब्रीदिंग के साथ वी हैव टू कोऑर्डिनेट अवर एब्डोमिनल, दैट इज transverse abdominis and pelvic floor muscles. So how to coordinate? Whenever we are inhaling, our abdominal muscles should come out, our pelvic floor muscles should relax, and same in the opposite में क्या होगा? Whenever we are giving forceful expiration, like we are coughing, we are sneezing, तो pelvic floor muscles और abdominal muscles squeeze होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम फीमेल्स में ये देखा गया है कि इसका उल्टा करते हैं, whenever they are coughing out they loosen up their pelvic muscles, they loosen up their vaginal muscles. तो इसमें सबसे बड़ा pelvic floor muscles का रोल होता है। then they maintain the anorectal angle, relaxation, pelvic floor muscles को relax होना पड़ता है for defecation and urination, they prevent incontinence, they allow for opening of pelvic floor to accommodate excretory functions, reinforce urethral closure during increased intra-abdominal pressure, जो मैंने अभी बताया, खांसते समय, स्नीज करते समय, there should be urethral closure, जो कि almost 60-70% लोग उसका उल्टा करते हैं। Then pelvic floor muscles has an inhibitory effect on bladder activity. हमें लीकेजेस, यूरिन लीकेजेस को रोकना है, फीकल लीकेजेस को रोकना है, that is the action of pelvic floor muscles. Then pelvic floor assists in unloading the spine. How it assists? As we have seen, जो पीछे posteriorly वो coccyx से जुड़ा हुआ है, it helps in pelvispinal mobility and stability. हमें जितना भी pelvic floor exercises या कुछ भी करने होते हैं, spine and pelvis are interrelated. So इसमें pelvic floor muscles का बहुत बड़ा important role होता है to maintain the stability of the spine and pelvis. And they contribute to the sexual arousal and performance. So, in all ways, जैसे सारे muscles का and the mobility action. So these actions should be in equilibrium. अगर मैं आपको normal deltoid के action से समझाऊं, so if we are going for abduction of the arm, so deltoid has the mobility action. लेकिन अगर हम rotator cuff से stabilize नहीं हो रहे हैं, if rotator cuff is not giving the stabilizer action, तो the glenohumeral will, the humerus joint will thrust the glenoid cavity. उसमें rotatory action नहीं होगा, the stability action नहीं होगा. In the same way, pelvic floor has also the stability action and mobility action. So we have to understand that अगर stability ज़्यादा है किसी भी joint में mobility से, so there will be the structures will be too tight. अगर stability component जिसको stable करके रखना है, किसी चीज को hold करके रखना है, वो component ज़्यादा है, mobility कम है, there will be tightness, there will be stiffness. So same with the pelvic floor muscles, there will be tightness of the pelvic floor muscles. The pelvic floor muscles will be in the hypertonus stage. और इन द अपोजिट फॉर्म अगर मोबिलिटी ज्यादा है, किसी चीज की मोबिलिटी ज्यादा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी अपोजिंग एक्शन नहीं है, सो देयर विल बी हाइपोटोनस एक्शन, मतलब टोन उसकी कम हो जाएगी. सो इन द पेल्विक फ्लोर वी कैन सी इन दिस वे, इट इज लाइक अ हैमॉक. आपने देखा है अभी जैसे ये मॉडल पे है, इट इज लाइक अ हैमॉक, एक झूले की तरह. इफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स आर टॉट, so they are maintaining and they are giving all their actions properly. If वो droopy हो गया है, वो लूज हो गया है, मोबिलिटी फैक्टर ज्यादा है, लेकिन स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी एक्शन मसल्स में नहीं हो रहा है, सो इट विल go to the hypotonus pelvic floor muscle. And the third one,
If it is very taut, कोई स्ट्रक्चर बहुत खींच के रखा हुआ है, दैट इज स्टेबिलिटी एक्शन उसका मोर है, मोबिलिटी कम है, देन द पेल्विक फ्लोर मसल विल गो इन हाइपरटोनस कंडीशन. सो इसे हम इसी 2 डिस्फंक्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेल्विक फ्लोर के क्या डिस्फंक्शंस होते हैं वो जानना जरूरी है बिफोर देयर रिहैबिलिटेशन. So 2 types of dysfunction, the hypotonic or the supportive dysfunction. It results from loss of strength and integrity of contractile and non-contractile tissues. This dysfunction is weakness and sagging of pelvic floor muscles, जैसे अपन ने पहली वाली स्लाइड में देखा. And common diagnosis with this is stress incontinence, mixed incontinence and organ prolapse. मतलब pelvic floor muscle lose हो गई है, ऊपर के organs को support नहीं कर पा रही है, we'll go for stress incontinence, organ prolapse and all these things. The second dysfunction is hypertonic, matlab the structures are very tight. That will relate to pain and spasm. Medical conditions, levator ani, जो muscles attached है अपने pelvic floor से उसका कोई tightness है, coccydynia है, vaginismus है, chronic pelvic pain, this pain, this perinuria, all these medical conditions will lead to hypertonic dysfunction of pelvic floor muscles. कोई hip joint pathology है, pelvic joint dysfunction है, abdominal adhesions है after pregnancy or after any surgery और scar है, तो वो अगर immobilized form में रहते हैं तो it will also lead to tight pelvic floor. Now, according to these dysfunctions, we have planned a rehabilitation protocol. तो सबसे पहले रिहैबिलिटेशन में पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है. यूरिन लीकेज इज नॉर्मल थिंग. आफ्टर प्रेगनेंसी हर दूसरे इंसान को यूरिन लीकेज होता है, दे जस्ट डिस्कस विद वन अनदर और उनको लगता है यार ये प्रेगनेंसी के बाद तो दिस इज वेरी कॉमन कंडीशन कि यूरिन लीकेज होता ही है. ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है, मतलब मेरा पेट निकल गया प्रेगनेंसी के बाद इसीलिए मेरा ऑर्गन प्रोलैप्स हो रहा है. सो सबसे पहले हमें पेशेंट की काउंसलिंग और अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिस इज नॉट नॉर्मल. गॉड हैज नॉट मेड अस टू लीक अवर यूरिन. ओके, सो सबसे पहले काउंसिल द पेशेंट कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है. दिस प्रॉब्लम इज टू बी ट्रीटेड. द सेकेंड थिंग, मसल आइडेंटिफिकेशन. अगर हम किसी पेशेंट को pelvic floor contract करने बोलते हैं, so first of all you need to make them understand कि pelvic floor muscles होती क्या है. Either you can keep a model like this or you can just show them the diagram कि आपको अगर हम squeeze करने बोल रहे हैं pelvic floor muscles को तो actually आप कौन सी muscle squeeze करेंगे. Or you have to command like this, try as if to hold your urine or as if you are holding your gas to pass, so and tighten your muscles. So your command is very much important and their feedback is very much important. The third thing is muscle awareness. अगर एक बार उन्हें contract करना पता चल गया है, but they need to do these exercises again and again. So muscle awareness में there is Feldenkrais method. उसमें ये होता है कि हमें बार बार उन्हें बताना है कि हर एक पोजीशन में, if you are sitting, if you are watching TV, if you are standing during kitchen hours, तो आपको you have to just keep on squeezing your pelvic floor muscles. वो हम अभी आगे देखेंगे how to command it. So this is known as brain training. Brain training जब होता रहेगा within 2 months, 3 months, वो अपने आप फिर passively they'll try to contract and strengthen their pelvic floor muscle. Then the fourth thing is elevator rule. जब भी हम किसी rehab protocol में जाएंगे तो पेशेंट को जब squeeze करना सिखाएंगे pelvic floor muscles, will go for the elevator rule. Elevator rule यानी इसका मतलब ये होता है, will just describe the patient कि अगर आप elevator में चढ़ते हो तो कैसे step wise you have to stop in first floor, then second floor, then third floor. वैसे ही pelvic floor muscles का contraction you have to do. You have to command them कि 100% of contraction करो muscles का and then relax them fully 100%. Then second step में एक बार आपको पता चल गया आपकी strength कितनी है, उसका 80% कॉन्ट्रैक्ट करिए एंड 80% रिलैक्स करिए. एंड देन थर्ड इज 50% कॉन्ट्रैक्ट करिए, 50% रिलैक्स करिए. व्हाट विल हेल्प देम कि हमें ये समझना जरूरी है, नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स बट द रिलैक्सेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. जैसे आपने किसी की कंप्लेंट सुनी होगी कि मुझे बार बार अर्ज होती है यूरिनेट करने की. सो
It means that they have a hypertonus pelvis. मतलब वो अपने pelvic floor muscles को अच्छे से relax नहीं कर पा रहे हैं fully एक बार में. So this elevator rule will help them to relax their pelvis during the treatment protocol. Now, जब भी pelvic floor muscles की बात आती है, हमें सिर्फ एक exercise पता होती है, that is Kegels exercise. Everyone knows Kegels करना है, Kegels करना है. Then we will discuss, but लेकिन Kegel is not one and only exercise for the pelvic floor muscles. So Kegel's exercise is one of the rehabilitation protocol. The second is active pelvic floor exercises, core strengthening, stretchings. हमें ये देखना है जब हम pelvic floor muscles को squeeze करने बोलते हैं तो उसकी बाजू की accessory muscles कहीं वो use नहीं कर रहे हैं patients. So you have to rule out the function of accessory muscles. Accessory muscles are like adductors, hip flexors, piriformis. So आपको वो rule out करना है. या तो वो यूज करेंगे या तो वो स्ट्रक्चर्स इतने टाइट होंगे कि दैट विल लीड टू हाइपरटोनस पेल्विक फ्लोर. देन इन द मार्केट बहुत सारे वजाइनल कोन्स आते हैं. सो दैट इज फॉर बायोफीडबैक. अगर आपने वर्बल कमांड से पेशेंट को नहीं समझा पा रहे हैं कि हाउ टू स्क्वीज इट एंड हाउ टू यूज योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, देयर आर वजाइनल कोन्स and that is used as a biofeedback. So this will come in the invasive technique. Then electrical modalities, any kind of pubic pain, coccyx pain, any pain in the pelvis, IFT and ultrasound is given the, ये कि हम IFT और ultrasound for the pelvic pain we can use. Okay, so there is सिर्फ एक pregnancy में ultrasound का अलग technique होता है, how to use it, I'll just explain you. Then the other thing is transvaginal invasive muscle release techniques, but these are the invasive things. We will not discuss this in today's protocol. Then we'll come to first part, Kegel's exercise. So what is Kegel's exercise? Kegel's exercise is only the way of expressing या way of telling patients कि आपको actually करना क्या है. Kegel's exercise is only the command. ठीक है? It is not the whole and sole exercise for pelvic floor dysfunctions. It is only the command that you have to squeeze. Like in this example, patient is lying down. We have to ask them to lie down in a very comfortable position. हम पहले gravity eliminated position से start करेंगे. Then we will command, tense your pelvic floor muscles, starting at your anus, as if you are trying to stop the wind. देन इसको 3 पार्ट्स में करेंगे हम. अगर आप ये मॉडल में देखेंगे, अगर पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है, सो फर्स्ट विल आस्क हिम टू कॉन्ट्रैक्ट द एनल ओपनिंग. फिर हम उसे वजाइनल ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने बोलेंगे. हाउ? वी विल कमांड दैट जस्ट ट्राई टू होल्ड योर यूरिन. देन द यूरेथ्रल पार्ट. जब आप उसको सेग्रीगेट करके बताओगे कि 3 पार्ट में यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, then he will be able to contract the whole pelvic muscle as a whole. So the Kegel's exercise ये बोलता है कि after the contraction you have to hold this contract, squeeze for 5 seconds and then relax for 5 seconds. Again repeat for 5 seconds and relax for 5 seconds. This whole cycle to be repeated for at least 8 to 10 times. और उसके बाद ये देखा गया, we don't usually progress very fast in pelvic floor muscle exercises क्योंकि pelvic floor muscles थक जाती हैं. After 6 to 10 repetitions, they just get tired. तो ये सिर्फ बताने का तरीका होता है, the Kegel's exercise बताने का तरीका होता है that you have to squeeze your muscles. Now, what are the progression of exercises? Now, in this exercise, the top one, we are doing the bridging. तो ये सोचते हैं हमेशा कि Kegel's means bridging, normal bridging. So do you think कि अगर पेशेंट को हम नॉर्मल ब्रिजिंग कराने बोलेंगे विदाउट कमांडिंग एनीथिंग, दे विल बी एबल टू होल्ड द और स्क्वीज द पेल्विक फ्लोर मसल्स? नो. सो इफ यू इनिशियली जब आपके पास पेशेंट आ रहा है एंड यू वांट टू मेक देम कॉन्ट्रैक्ट पीएफएम, यू हैव टू गिव एनी one or the other kind of biofeedback. So what we have to do in the second diagram, what you are seeing, we are placing a medicinal ball in between the legs in the same bridging position. What we will command that you have to hold this ball, keep holding this ball, tuck in your tummy and try to raise your pelvis. जब ये 3 चीजें एक साथ होगी तो unknowingly they will be contracting their PFM.
देन आपको डिस्क्राइब करना है, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो स्क्वीजिंग वाली या टोनिंग वाली फीलिंग आ रही है, दैट इज एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स. So this is the first thing, placing the ball, medicinal ball. The second thing is with the TheraBand. आप TheraBand place कर सकते हैं and you'll just try to, okay, sorry, you'll just ask the patient to lift their pelvis up. Again, the TheraBand, the resistance will give the feedback to contract the pelvic floor muscles and all the muscle activity. तो ये एक्टिविटी हम कोर स्टेबलाइजेशन के लिए भी करेंगे एंड साथ साथ पीएफएम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी. नाउ वी विल प्रोग्रेस दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द जिम बॉल बिलो द फुट. जिम बॉल जैसे ही डिस्प्लेसिंग कोई सरफेस मिलता है, then our muscles get to tone. So this will be the another biofeedback for toning of pelvic floor muscles. Now the basic, again the second exercise, basic exercise will be cat and camel. So, cat and camel exercise pelvic mobility को ज़्यादा promote करता है, pelvic mobility. So if there is any kind of hypertonous pelvic floor muscle dysfunction, pelvic mobility affect होती है. So the cat and camel exercises are best for the pelvic mobility. Now इसके साथ हमें PFM contract करना है. So we will just ask and go for bird and dog exercise. The second picture, raising one arm and the opposite leg. So when we have to maintain this position, we have to contract our PA. अगर हम कमांड नहीं भी कर रहे हैं, अगर हमें ये posture maintain करना है, तो indirectly आपका TA, transverse abdominis and pelvic floor muscles goes into contraction. So this is the way of squeezing the pelvic floor muscles. Then इसका third progression है gym ball. Again, the displacement technique, जितना ज़्यादा displacement technique दोगे, उतना ज़्यादा muscle अपने आप को hold करने के लिए contract करेगी. Now, the other exercise is, again, the gym ball exercises will ask the patient to raise their leg first, slightly up the ground, and then in the progression, the second exercise जो आप बोल रहे हैं, knee straightening, then raising the leg. Again, फंडा वही होता है सबके लिए. You will have to simultaneously ask the patient to do Kegels with all these exercises. और हमें अगर actually में pelvic floor muscle contraction चाहिए और हमें उसे locate करना है कि patient is able to do or not, every time it is not मतलब like every time it is not possible कि हम transvaginally उसको locate कर पाए कि is patient squeezing or not. तो इसीलिए हम ऐसी activities कर देते हैं जिससे indirectly there will be the squeezing of pelvic floor muscles. Then the other exercise is hip abduction and adduction in the gym ball. Now these are the clamshells. These are the exercise का progression which you can learn and you can make patient do with you. और उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे progressions होते हैं. These are the clamshells. Hip abduction कराना है with the help of TheraBand. Again, this will activate your PFM. Now, what I was talking was hypertonous pelvic floor muscles में आजू बाजू की जो surrounding muscles हैं, जिसका tightness है, we have to stretch them. So, first is the single leg adductor and sartorius stretch. ये hypertonous muscle में act होगी. The second is the piriformis stretch. And likewise, we have to go for all these stretches and relaxation. So, in the presentation form, I have just completed my slides. But I wanted to tell you, there are many invasive techniques which we use for relaxation of pelvic floor muscles. There are transvaginal, transrectal techniques like PFM, DTFM, what we do in normal muscle, हम उसे relax करते हैं, deep pressure, deep tendon massage करते हैं. वैसे ही pelvic floor के बहुत सारे pelvic floor में भी techniques होती हैं, muscle techniques, which we cannot discuss here right now, but there are invasive techniques. So this actually whole program was for the awareness of knowing that pelvic floor dysfunctions are not normal. अगर आपके साथ leakage हो रहा है, आपके साथ incontinence हो रहा है, आपके साथ organ prolapse हो रहा है, तो it is not normal. You should go to your gynecologist, you should go to your rehab specialist, and you should get it treated. It has the treatment. And it has been seen that grade 2 organ prolapse तक pelvic floor strengthening exercise से हम उसे वापस कर सकते हैं, and it can be treated. So very thank you to
the members, to the directors, to the coordinators for having me in this platform and spreading the awareness for the women health. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। किसी पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मैम ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इज पेल्विक फिजियोथेरेपी इंडिकेटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? सी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम कोई भी इन्वेजिव टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते, बट मेंस्ट्रुएशन पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्यूबिक पेन, सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई IFT for the pubic pain during menstruation. You can use. ओके, थैंक यू मैम। एनी पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। One message I am getting. What should be the average duration of exercise program to see the changes in incontinence? कम से कम 4 to 6 weeks. When we go for 4 to 6 weeks of proper pelvic floor muscle rehabilitation, उसके बाद हमें changes दिख जाते हैं. What can be the relaxation exercises for vaginismus? जैसे कि मैंने बताया, रिलैक्सेशन टेक्निक में सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस will help a lot, and then ultrasound will help a lot, and the transvaginal techniques, which we cannot discuss it here, the invasive techniques, it has a lot of very positive effect during hypertonicity of pelvic floor muscles. मैम एक क्वेश्चन है जी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वो कैसे करते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. ऑल द ऑर्थोपेडिक कंडीशंस व्हिच आर हैविंग लाइक एनी कंडीशन रिलेटेड टू बैक पेन, आपको जो भी बैक पेन के पेशेंट्स, अगर आपको ट्राई करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस. सबसे पहले आप बैक पेन के पेशेंट से स्टार्ट करिए. all the patients with back pain have any मतलब one or the other kind of hypotonous pelvis मिलेगा या तो hypertonous pelvis मिलेगा. जो बहुत लंबे समय से बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए आप pelvic floor एक्सरसाइज करेंगे तो definitely it will help a lot. Why pelvic floor disorders occur? मैंने बताया, या तो pelvic floor बहुत ज्यादा लूज हो जाती हैं pelvic floor muscles, या तो बहुत टॉट रहती है. लूज इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो मसल्स की हाइपोटोनिसिटी होती है, मोबिलिटी फैक्टर ज्यादा हो जाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर कम रहता है, इसीलिए वो मसल्स लूज हो जाती हैं. सो वी हैव टू स्टेबलाइज देम, वी हैव टू कीप कॉन्ट्रैक्टिंग अवर पेल्विक फ्लोर मसल्स. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबसे पहले तो इसका अवेयरनेस, और आप खुद भी पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शंस, आप कोई भी पोजीशन में जस्ट ट्राई टू डू पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शंस टू कीप इट टोन्ड. Ma'am, thank you, ma'am. One question more. Yeah. What condition are not treated by pelvic floor physiotherapy, physical therapy? What condition are not treated by pelvic floor physical therapy? Pelvic floor yes, question mark. Yes. I mean, देखिए, जब प्रेगनेंसी का कोई स्टेज होता है, then we do not go for much pelvic floor rehab, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे hormonal factors भी incorporated रहते हैं. So in pregnancy case we do not go much, but in pregnancy we can use, जैसे मैंने आपको बोला, IFT भी यूज कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड भी यूज कर सकते हैं. So in pregnancy patient is suffering from any kind of pubic pain, pelvic pain, so we treat them by water bag technique. Water bag technique में ये होता है, we fill the gloves with water, as water is a good source of transducing ultrasound waves. So water bag को रख के पेनफुल एरिया के ऊपर, उसके ऊपर हम अल्ट्रासाउंड हेड को मूव करते हैं. So we do not much go with pregnancy patients. हम ज्यादा उनको modified exercises या वो नहीं बताते, to be on the safer side. थैंक यू सो मच मैम. एक क्वेश्चन और है, एक कैंडिडेट पूछना चाहते हैं, IFT
इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में, इफ यू कैन प्लीज डिस्कस अबाउट द IFT इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। IFT का इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? कोई भी पेल्विक डिसऑर्डर के लिए IFT हमें प्लेस करना है तो इट शुड बी प्लेस्ड बिलो द ASIS। सबसे पहले जो पहले 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे दैट विल बी बिलो ASIS एंड देन डायगोनली विल गो टू PSIS। इट विल कंप्लीट ऑल द पेल्विक, जितना भी पेल्विक फ्लोर है इट विल कवर ऑल इन द डायगोनल पैटर्न। तो ASIS के नीचे 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे एंड डायगोनली ओवर द PSIS पोस्टीरियरली। थैंक यू सो मच। एनी पार्टिसिपेंट, लास्ट टाइम कॉल है, अगर कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों के लिए गूगल लिंक सेंड कर दिया गया है। जिनको पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट चाहिए वो कृपया करके अपने गूगल लिंक प्रॉपर फिल करें, अपने ईमेल आईडी प्रॉपर फिल करें ताकि उनका सर्टिफिकेट टाइमली उनके पास पहुंच जाए। कोई क्वेश्चन नहीं आने की वजह से मैं प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे वोट ऑफ थैंक्स के साथ यही फिनिश करता हूँ। मैं सबसे पहले आवर रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन डॉक्टर तनुश्री पितलावर मैडम का थैंक्स करना चाहता हूँ, जो कि सर्टिफाइड पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं, जो कि कान्हा चाइल्ड हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। तो मैम को इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैडम ने आज हमारे बीच वुमेन पेल्विक हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन अगेन कि मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करने का मौका मिला। एंड इट इज अ वेरी, आई मीन आप जब इसको देखेंगे इन अ जनरलाइज पब्लिक, आप हर दूसरा या तीसरा इंसान आप पूछोगे तो दे आर द सफरर्स, द वुमेन इन योर होम। जस्ट स्टार्ट विद द वुमेन एट योर होम। आप उनसे पूछिए इस टाइप की तकलीफ तो नहीं है आपको, कहीं वो आपसे ये सब छुपा तो नहीं रहे हैं, एंड इट कैन बी ट्रीटेड। द मेजर पार्ट, द क्रक्स इज इट कैन बी ट्रीटेड। So thank you for having me in this platform. Thank you so much. थैंक यू सो मच। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि भारत सरकार का 75वां हमारा गणतंत्र दिवस है और स्वतंत्रता दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा होना चाहिए, और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने घर इस साल जरूर तिरंगा होस्ट करें, फहराएं। और साथ ही मैं धन्यवाद की अगली कड़ी में चलता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के निर्देशिका महोदय मैम का, श्रीमती मीना कुमारी शर्मा मैम का, जिनके मार्गदर्शन से हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम करने में सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CRC लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम्स करते आए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का, रिहैब प्रोफेशनल्स का और सारे पेरेंट्स का, जो हमारे साथ जुड़ करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमें मदद की है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CRC लखनऊ के सभी ऑफिशियल्स का, जिनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग मिलता रहा है ताकि हम इस तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम करते रहे। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू ऑल ऑफिशियल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you. आप सभी पार्टिसिपेंट लेफ्ट कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग ऑफ योर